की, भारत माता की। गोरखपुर जनपद की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित बांसगांव के लोकप्रिय सांसद, विभिन्न संगठनों के यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ गोरखपुर के 9 परियोजनाओं के जिनकी लागत 76 करोड़ 39,29,000 है, इनका लोकार्पण का ऑडियो आ रही है ना, और 16 परियोजनाओं जिनकी लागत 54 करोड़ 20,12,000 है, इनके शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर ठीक मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन कार्यों में रुचि लेने के लिए बधाई देता हूं और आप सबका भी हृदय से बधाई और देते हुए अभिनंदन करता हूं। ये विकास आप सबके लिए फलीभूत हो। इन विकास कार्यों के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाओं बल्कि इन विकास योजनाओं के माध्यम से हम विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आर्थिक समृद्धि को भी प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले महीने केंद्र सरकार का बजट आया और उसके उपरांत 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं कि प्रदेश हो या केंद्र हो, दोनों सरकारों का बजट विकास और रोजगार को केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया गया था। याद रखना, विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता और समग्र विकास की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसके बारे में 2014 में इस देश की जनता के सामने कहा था, उसके अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है या केंद्र सरकार ने बनाए थे और आज वो मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने भी उसी रूप में कार्य करते हुए अपने जो कार्य योजना लागू की थी, आज उसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का कोई जनपद, कोई लोकसभा सीट या कोई विधानसभा सीट या कोई विकास खंड ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर विकास का कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई बड़ी परियोजना ना आई हो। हर एक जगह गया है, हर एक स्तर पर गया है और गोरखपुर के लोग तो इसके जीते जागते उदाहरण है। कल केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री आए थे। गोरखपुर में 1990 में जो फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था, एक खाद का कारखाना इस साल जुलाई तक बन करके तैयार हो जाएगा और जुलाई तक बनने के साथ ही खाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को सही और सस्ती खाद मिलेगी, क्वालिटी की खाद मिलेगी अपनी उत्तम खेती के लिए। साथ साथ यहाँ के युवाओं को नौकरी और ढेर सारा रोजगार भी उसके माध्यम से प्राप्त होने वाला है। यानी जो कार्य पिछली सरकारों ने जिसे हताशा और निराशा में बदल दिया था,
उसे आशा और विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने की जिस संकल्प के साथ मोदी जी ने 2014 में देश की जनता के सामने वायदे किए थे, आज वो मूर्त रूप लेता जा रहा है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना इसी वर्ष जुलाई के बाद जब चलता हुआ दिखाई देगा, वहां से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा, तो एक नए भारत की एक नई तस्वीर गोरखपुर भी उसके साथ जोड़ता हुआ दिखाई देगा। आप में से ज्यादातर लोग मेरे साथ सड़कों पर इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ आंदोलन के साक्षी रहे हैं। वह भी सरकारें थी जिनके एजेंडे में गांव नहीं था, गरीब नहीं था, उपचार की सुविधा नहीं थी। याद करिए, गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी। 3 घंटे 4 घंटे बामुश्किल बिजली, और शहरी क्षेत्र में बिजली ना हो तो कल्पना कर लीजिए, आपका मोबाइल फोन किसी लायक नहीं, फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी, और यही स्थिति रहती थी। घर व्यक्ति परेशान रहता था। हम सड़कों पे आंदोलन करते थे। इस देश के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की सरकारें काम कर रही थी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपदों में मासूम बच्चे मरते थे। हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत केवल गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर होती थी, और शेष अन्य जनपदों को लेंगे तो इतनी ही मौतें अन्य क्षेत्रों में भी होती थी। कोई पुरसाहार नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये बच्चे 90% बच्चे अल्पसंख्यक और दलित वर्ग से आते थे। इनके नाम पर राजनीति करने वाले, इन्हें वोट बैंक बनाने वाले लोग तब भी मौन रहते थे। ऐसा नहीं कि उनको शासन में आने का अवसर न मिला हो, उनको अवसर मिला था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। मैं एक बार गया, मैंने उनसे कहा, हमें गोरखपुर के लिए एम्स चाहिए 2014 में, और याद करिए 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी गोरखपुर में ही आए, उन्होंने एम्स का भी शिलान्यास किया। आज गोरखपुर में एम्स पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष के अंत में हम लोग एम्स का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। एम्स यानी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा का एक केंद्र, वो गोरखपुर को प्राप्त हो रहा है। लेकिन एम्स के बनने में 2, 3, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ये हर व्यक्ति जानता था। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 7 नई सुपर स्पेशलिटी के लिए भी एक नया प्लाट स्वीकृत किया, और वह बनकर के तैयार हुआ। इस बार आपने देखा होगा, कोरोना के दौरान हमने उसी प्लाट को कोविड हॉस्पिटल बनाया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सामान्य उपचार चलेगा, और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को हम लोगों ने लिया, और उसमें हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बना करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना कालखंड में कोरोना के उपचार के लिए एक बेहतरीन सेंटर दिया, जिसमें हर बेड पर वेंटिलेटर था, और वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही थी। विकास, आज यहाँ पर सड़कें चौड़ी हो रही है, आज आपको बिजली मिल रही है, गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जल निकासी की समस्या का समाधान हो रहा है। शहर हो या गांव, अब ये आवश्यक नहीं कि किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक या महापौर के ही घर की सड़क बनेगी। तो ठीक बात है, ये नेतृत्व करता है, ये प्रतिनिधि है, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति का भी वही मूल्य है, और उसके रूपी विकास का कार्य उसी रूप में तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजगार का सृजन हो रहा है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नौकरियां आगे बढ़ रही हैं। 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी दे चुके हैं। प्रदेश के अंदर जो 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात नगर विधायक कर रहे थे, तो उसमें
35 लाख नौजवानों को वहां पर उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरी मिली और साथ साथ हम लोगों ने स्वरोजगार के साथ ही विभिन्न प्रकार के अन्य एमएसएमई यूनिट को जो सहयोग किया है, काफी बड़ी पैमाने पर वहां पर भी लोगों को रोजगार और स्वतः रोजगार उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में, गोरखपुर में पहले एक वायु सेवा नहीं चल पाती थी, दिल्ली गोरखपुर के बीच में कभी आती थी कभी बंद हो जाती थी, और आज 8 जगह के लिए गोरखपुर से वायु सेवा है। अगर किसी को गोरखपुर से मुंबई जाना है हवाई सेवा है, कोलकाता जाना है हवाई सेवा है, दिल्ली जाना है सुबह से लेकर शाम तक हवाई सेवा है, बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए है। लगातार हर एक जगह को जोड़ने का काम तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य, अगर नेपाल जाना है अब 1.5 घंटे में आप नेपाल पहुंच सकते हैं। पहले तो शहर के अंदर ही 1.5 घंटा लग जाता था। आज आप जाइए, एयरपोर्ट से निकलिए या रेलवे स्टेशन से निकलिए, नेपाल जाना है 4 लेन की सड़क आपको उपलब्ध होगी। आपको मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज जाना है, 4 लेन की सड़क आपको उपलब्ध होगी। विभिन्न संगठनों के यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ गोरखपुर के 9 परियोजनाओं के जिनकी लागत 76 करोड़ 39 लाख 29 हजार है, इनका लोकार्पण का ऑडियो आ रही है ना, और 16 परियोजनाओं जिनकी लागत 54 करोड़ 20 लाख 12 हजार है, इनके शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर ठीक मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन कार्यों में रुचि लेने के लिए बधाई देता हूं और आप सबका भी हृदय से बधाई और देते हुए अभिनंदन करता हूं। ये विकास आप सबके लिए फलीभूत हो। इन विकास कार्यों के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाओं बल्कि इन विकास योजनाओं के माध्यम से हम विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आर्थिक समृद्धि को भी प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले महीने केंद्र सरकार का बजट आया और उसके उपरांत 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं कि प्रदेश हो या केंद्र हो, दोनों सरकारों का बजट विकास और रोजगार को केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया गया था। याद रखना, विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता और समग्र विकास की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसके बारे में 2014 में इस देश की जनता के सामने कहा था, उसके अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है या केंद्र सरकार ने बनाए थे और आज वो मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने भी उसी रूप में कार्य करते हुए अपने जो कार्य योजना लागू की थी, आज उसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का कोई जनपद, कोई लोकसभा सीट या कोई विधानसभा सीट
या कोई विकास खंड ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर विकास का कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई बड़ी परियोजना ना आई हो। हर एक जगह गया है, हर एक स्तर पर गया है। और गोरखपुर के लोग तो इसके जीते जागते उदाहरण है। कल केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री आए थे गोरखपुर में। 1990 में जो फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था, एक खाद का कारखाना इस साल जुलाई तक बन करके तैयार हो जाएगा। और जुलाई तक बनने के साथ ही खाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को सही और सस्ती खाद मिलेगी, क्वालिटी की खाद मिलेगी अपनी उत्तम खेती के लिए। साथ साथ यहाँ के युवाओं को नौकरी और ढेर सारा रोजगार भी उसके माध्यम से प्राप्त होने वाला है। यानी जो कार्य पिछली सरकारों ने जिसे हताशा और निराशा में बदल दिया था, उसे आशा और विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने की जिस संकल्प के साथ मोदी जी ने 2014 में देश की जनता के सामने वायदे किए थे, आज वो मूर्त रूप लेता जा रहा है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना इसी वर्ष जुलाई के बाद जब चलता हुआ दिखाई देगा, वहां से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा, तो एक नए भारत की नई तस्वीर गोरखपुर भी उसके साथ जोड़ता हुआ दिखाई देगा। आप में से ज्यादातर लोग मेरे साथ सड़कों पर इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ आंदोलन के साक्षी रहे हैं। वह भी सरकारें थी जिनके एजेंडे में गांव नहीं था, गरीब नहीं था, उपचार की सुविधा नहीं थी। याद करिए, गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी। 3 घंटे 4 घंटे बामुश्किल बिजली, और शहरी क्षेत्र में बिजली न हो तो कल्पना कर लीजिए, आपका मोबाइल फोन किसी लायक नहीं, फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी, और यही स्थिति रहती थी। घर पर घर व्यक्ति परेशान रहता था। हम सड़कों पे आंदोलन करते थे। इस देश के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की सरकारें काम कर रही थी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपदों में मासूम बच्चे मरते थे। हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत केवल गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर होती थी, और शेष अन्य जनपदों को लेंगे तो इतनी ही मौतें अन्य क्षेत्रों में भी होती थी। कोई पुरसाहार नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये बच्चे 90% बच्चे अल्पसंख्यक और दलित वर्ग से आते थे। इनके नाम पर राजनीति करने वाले, यानी वोट बैंक बनाने वाले लोग तब भी मौन रहते थे। ऐसा नहीं कि उनको शासन में आने का अवसर न मिला हो, उनको अवसर मिला था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। मैं एक बार गया, मैंने उनसे कहा, हमें गोरखपुर के लिए एम्स चाहिए 2014 में, और याद करिए 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी गोरखपुर में ही आए, उन्होंने एम्स का भी शिलान्यास किया। आज गोरखपुर में एम्स पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष के अंत में हम लोग एम्स का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। एम्स यानी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा का एक केंद्र, वो गोरखपुर को प्राप्त हो रहा है। लेकिन एम्स के बनने में 2, 3, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ये हर व्यक्ति जानता था। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 7 नई सुपर स्पेशलिटी के लिए भी एक नया ब्लॉक स्वीकृत किया, और वह बन करके तैयार हुआ। इस बार आपने देखा होगा, कोरोना के दौरान हमने उसी ब्लॉक को कोविड हॉस्पिटल बनाया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सामान्य उपचार चलेगा, और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को हम लोगों ने लिया, और उसमें हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बना करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना कालखंड में कोरोना के उपचार के लिए
एक बेहतरीन सेंटर दिया जिसमें हर बेड पर वेंटिलेटर था और वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही थी। विकास, आज यहां पर सड़कें चौड़ी हो रही है, आज आपको बिजली मिल रही है, गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जल निकासी की समस्या का समाधान हो रहा है। शहर हो या गांव, अब ये आवश्यक नहीं कि किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक या महापौर के ही घर की सड़क बनेगी। तो ठीक बात है, ये नेतृत्व करता है, ये प्रतिनिधि है, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति का भी वही मूल्य है और उसके रूपी विकास का कार्य उसी रूप में तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजगार का सृजन हो रहा है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नौकरियां आगे बढ़ रही हैं। 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी दे चुके हैं। प्रदेश के अंदर जो 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात नगर विधायक कर रहे थे, तो उसमें 35 लाख नौजवानों को वहां पर उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरी मिली और साथ साथ हम लोगों ने स्वरोजगार के साथ ही विभिन्न प्रकार के अन्य एमएसएमई यूनिट को जो सहयोग किया है, काफी बड़ी पैमाने पर वहां पर भी लोगों को रोजगार और स्वतः रोजगार उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में, गोरखपुर में पहले एक वायु सेवा नहीं चल पाती थी, दिल्ली गोरखपुर के बीच में कभी आती थी कभी बंद हो जाती थी, और आज 8 जगह के लिए गोरखपुर से वायु सेवा है। अगर किसी को गोरखपुर से मुंबई जाना है हवाई सेवा है, कोलकाता जाना है हवाई सेवा है, दिल्ली जाना है सुबह से लेकर शाम तक वायु सेवा है, बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए है। लगातार हर एक जगह को जोड़ने का काम तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ सड़कों की चौड़ीकरण का कार्य, अगर नेपाल जाना है अब 1.5 घंटे में आप नेपाल पहुंच सकते हैं। पहले तो शहर के अंदर ही 1.5 घंटा लग जाता था। आज आप जाइए, एयरपोर्ट से निकलिए या रेलवे स्टेशन से निकलिए, नेपाल जाना है 4 लेन की सड़क आपको उपलब्ध होगी। आपको मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज जाना है, 4 लेन की सड़क आपको उपलब्ध होगी। हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे इस विश्वास के साथ। आज के इस कार्यक्रम में जो विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहां पर लोकार्पित और शिलान्यास की गई हैं, ये विकास की योजनाएं चाहे वह गोरखपुर नगर में या मानसिक मंदिर आश्रय गृह और उनके प्रशिक्षण केंद्र की, यहां पर आवास और 4 दीवारी से संबंधित रहा हो या फिर विभिन्न प्रकार की सड़कों के निर्माण कार्य का जंगलगौड़ विकास खंड के अंदर टुकरवलिया से जसवल चौराहा, ये जो मार्ग है, इस मार्ग के लिए देवरिया बाईपास से मार्ग पर भगत चौराहा से गणपति मैरिज हॉल से सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल से कजाकपुर तक इस सड़क के निर्माण का कार्य, गोरखपुर देवरिया मार्ग में भी सुधार का कार्य हुआ है। कैंपियरगंज में लोहरपुरवा ठाकुर नगर बीएमसीटी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य है। केंद्रीय सड़क निधि में भटट में माघी बासस्थान मार्ग का है। ब्रह्मपुर विकास खंड में चोरी चौरा नई बाजार इटोवा घाट गोडोर मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य है। महिवा ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पीछे यहाँ पर जो वेंडिंग जोन नगर निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडर के लिए बना है, हरिओम नगर में भी और ट्रांसपोर्ट नगर में भी, महिवा में भी ये कार्य बहुत अच्छा है। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने के सामने इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और मैं प्रशासन से कहूंगा कि हम लोग इसके बारे में भी से कार्य योजना तैयार करें। हम लोगों ने बजट में इस बार हर न्याय पंचायत स्तर पर अतिरिक्त गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए भी पैसे की व्यवस्था की है और इसकी कार्य योजना अभी से न्याय पंचायत स्तर पर
प्रारंभ हो और एनजीओ को उसके साथ जोड़ने की तैयारी करनी चाहिए, किसी न किसी स्वयंसेवी समूह को उसके साथ जोड़ना चाहिए। गोआश्रय स्थल के साथ ही निराश्रित गोवंश के भरण पोषण की एक सहभागिता योजना के साथ भी हमने जोड़ा है। अगर कोई किसान एयरटेक की गई गाय को अपने पास रख करके उसका पालन पोषण करता है, गाय स्वस्थ अगर है और उसके घर में रहती है, घर में रहकर के उसकी खिलाने की व्यवस्था करता है, तो सरकार 900 रुपए हर गाय की हर महीने उस किसान परिवार को दे रही है। बहुत अच्छी योजना है, रोजगार को भी सृजन करने का भी है और आस्था के साथ साथ गोवंश की सुरक्षा के साथ भी ये योजना जुड़ी हुई है। कुपोषित परिवारों को भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि निराश्रित को आश्रय स्थल से ऐसे परिवारों को एक एक दूध देने वाली गाय उपलब्ध करवाएं और इसमें भी लगभग 1200 से अधिक परिवारों को अब तक ये सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई है और मैं चाहूंगा कि इस पे हम ध्यान दे देंगे तो बहुत सारे कुपोषित परिवार को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सकती है। ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर आज हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आज के इस अवसर पर यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं के सड़क के निर्माण कार्य हैं, तमाम अन्य स्मारकों के सुंदरीकरण के कार्य भी हैं, स्ट्रीट वेंडर के बारे में जो योजना बनाई है, जैसे गोरखपुर शहर के अंदर कुछ बनी है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनका व्यवस्थित पुनर्वास करने के साथ ही सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने के कार्यक्रम के साथ हमें उसे जोड़ना चाहिए। नगर पंचायतों में भी इसको ले जाना चाहिए। हमारे नगर आवागमन के लिए सामान्य नागरिक के आवागमन में कोई बाधा न पहुंचे, इस दृष्टि से हमें उसको एक नई दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा शहरी जीवन अगर जाम से वास्तव में प्रतिदिन अगर जाम होने लग जाएगा तो विकास को बाधित कर देगा, कोई भी वहां नहीं जाएगा। हमें उससे हर हाल में उसे बचाना पड़ेगा और एक पीएम स्ट्रीट वेंडर इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं यहाँ पर उपस्थित मंच के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों में रुचि लेने के लिए हृदय से उन सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम कोविड-19 से जिस मजबूती के साथ लड़े हैं, कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, आम नागरिकों को वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है, 60 साल से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन अभी से लगना प्रारंभ हो चुका है। जो लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है। अपने अपनी बारी का इंतजार करिए। हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पदाधिकारीगण आपकी सेवा में सदैव तत्पर होकर के वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीन समय पे सभी लोगों को लग सके, इसके लिए तत्पर होकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सबको विकास की योजनाओं के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास कार्यों में आप सबका यही रचनात्मक सहयोग सदैव प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आरंभ किया, हम लोगों को सोच को विकसित करना होगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने यूथ को भी जागरूक करना पड़ेगा। बहुत सारा यूथ इसमें गाइड का काम कर सकता है, ट्रेन गाइड, वो हिंदी में भी अंग्रेजी में भी थोड़ा उसको स्पीकिंग का आदत डालनी पड़ेगी, बोलने की उसकी आदत डालनी पड़ेगी। आप देखना ढेर सारा रोजगार उससे सृजित होगा। लोगों को सही जानकारी, हमें इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में कि भविष्य की योजनाएं क्या हो सकती है, कैसे विकास की नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं, इनके बारे में ट्रेनिंग के कार्यक्रम होंगे। फर्टिलाइजर यहाँ लग रहा है, फर्टिलाइजर के कैंपस में हम स्किल डेवलपमेंट का भी एक सेंटर बनाने जा रहे हैं। गोरखपुर का जो युवा फर्टिलाइजर में काम करने का इच्छुक होगा, यहीं पे उसका स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट के बाद उसके समायोजन की कार्रवाई न केवल फर्टिलाइजर में बल्कि और भी उद्योग, चीनी उद्योग यहाँ पर फिर से, जो चीनी उद्योग एक बार बंद हो चुका था, आज फिर से यहाँ पर एक नई जीवंतता के साथ वे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिपराइच की चीनी मिल हम लोग विगत वर्ष प्रारंभ कर चुके हैं। आज पिपराइच में 50 लाख
क्विंटल 50,000 क्विंटल गन्ना प्रतिदिन पेरने की क्षमता पिपराइच चीनी मिल में, वह एक नए भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। गन्ना किसान के लिए, किसान भाइयों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए उतावला दिखाई देता है। हम सब भी इसमें सहभागी बने। यह विकास की एक नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर प्रशासन से ही कहूंगा कि जो कार्य पूरे हो रहे हैं उसकी क्वालिटी की नियमित समीक्षा होती रहनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों से भी ये आग्रह करूंगा कि विकास कार्यों की समीक्षा और भौतिक सत्यापन करते हुए मानक के अनुरूप वह कार्य समयबद्ध ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम जरूर जांचें, इसको हम अवश्य देखें। कार्यों में शिथिलता अनावश्यक रूप से नहीं होनी चाहिए और कोई लापरवाही भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कार्यदायी संस्था या कहीं पर कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी अन्य व्यक्ति कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे नहीं बढ़ा रहा तो उसको 3 बार कम से कम चेतावनी दे दीजिए, और नहीं करता है तो कार्रवाई करते हुए उस कार्य के मार्ग में बाधा नहीं आनी चाहिए। किसी पब्लिक के नागरिक, आम नागरिक को इसके कारण परेशान नहीं होना चाहिए, ये हम सुनिश्चित करवा लें। महिलाओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम महिलाओं को ध्यान में रख करके उनकी सुरक्षा को, उनके सम्मान को, उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके हम विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन उस दिन हर एक जनपद में करें। उसमें माननीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करें, हर एक तबके के अधिकारियों को, कर्मचारियों की उसमें सहभागिता हो। प्रयास होना चाहिए कि मंच का संचालन से लेकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही दी जाए। आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कोटे की दुकान अब जो भी खाली होगी वो महिला स्वयंसेवी समूह को ही देने का निर्णय सरकार ने किया है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोगों ने एक और निर्णय किया, जो बाल पुष्टाहार था यह भी अब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह के जिम्मे देना प्रारंभ कर दिया है कि यही अब उसको वितरण करने का काम करेंगे, क्योंकि ये बाल पुष्टाहार समय से सही जगह अगर पहुंच जाए तो हम कुपोषण की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं और कुपोषण की समस्या के समाधान के साथ साथ शिशु मृत्यु दर को और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। हमें देखना चाहिए कहीं भी कोई किसी बालिका के साथ, किसी महिला के सामने सुरक्षा का संकट नहीं होना चाहिए। ये भाव आना चाहिए जो भारत की सोच रही है। वो भाव था गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। ये भाव गांव की बेटी है तो सबकी बेटी होनी चाहिए, ये भाव आना चाहिए, ये संस्कार आना चाहिए। ये चीजें अगर हम पैदा कर सकेंगे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। समाज में सुरक्षा का एक भाव होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रदेश के अंदर संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है और कहीं भी कोई अपराधी और कोई माफिया सिर नहीं उठा सकता, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो हमने प्रशासन को इस बात की खुली छूट दी है कि पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। लेकिन जो अपराध अभी भी इस प्रकार का है, जो एक सोच, विकृत सोच पाश्चात्य संस्कृति के कारण पैदा हुआ है, इस विकृत सोच को भी सुधारने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज को भी लेनी पड़ेगी। और समाज का मैं आह्वान करूंगा, सरकार आपके साथ मिलकर के हर प्रकार से सहयोगी बनना चाहता है। इस अभियान के साथ हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन इसी उद्देश्य से किया था। हम लोगों ने मिशन शक्ति के पहले चरण का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया था। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी। हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना इसी उद्देश्य से की है। और अभी 8 मार्च को भी विभिन्न प्रकार की कार्यक्रमों को, विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन हम भी इस व्यवस्था के साथ जुड़े, जागरूकता आवश्यक है। सुरक्षा का बोध
हर एक स्तर पर आवश्यक है और सामान्य संस्कार और शिष्टाचार का पालन भी इसके लिए आवश्यक है। इसके साथ अगर हम सब जुड़ जाएंगे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और अगर आधी आबादी के मन में सुरक्षा का बोध हो गया, जो संगठित अपराध को समाप्त करके किया गया, लेकिन अभी भी जो थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं, घटनाएं घटित होती हैं,